प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है संवृत अंतराल 0,2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। हमें अंतराल दे रखा है और इस अंतराल के किन मानों पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। मतलब हमें यहाँ पर उच्चतम मान वाले बिंदु ज्ञात करने हैं। तो देखो फलन क्या लिखा हुआ है, फलन है sin 2x और x के मान इस अंतराल से आ रहे हैं। अब देखो जो फलन हमें दे रखा है इस फलन का करो x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f डेश x बराबर 2 cos 2x। अब f डेश x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो। तो f डेश x बराबर 0 रखा तो यहाँ से आएगा 2 cos 2x बराबर 0। अब देखो 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन होगा, 0 के बराबर होगा cos 2x। अब देखो cos 2x बराबर 0 है तो इस cos के इस कोण में, यहाँ पर कोण का काम कर रहा है 2x, तो इस कोस में कोण की जगह हम क्या रखें कि ये कोस 0 हो जाए। तो कोस 0 होता है π/2 के गुणा में यदि विषम संख्याएं आ जाए, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इस प्रकार आगे अनंत तक चलती रहेंगी। और -π/2, -3π/2, -5π/2 और ये संख्याएं भी साइड अनंत तक चलती रहेंगी। तो इन सभी संख्याओं पर कोस 0 होता है। अब देखो 2x की जगह हम इन संख्याओं को रखेंगे तो ये कोस किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 2x की जगह रखेंगे इन संख्याओं को तो फिर x का हमें मान क्या मिलेगा, तो x का मान देखो जैसे 2x बराबर हम रखें π/2 तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया π/4। इसी प्रकार 2x की जगह 3π/2 रखें तो x का मान हो जाएगा 3π/4। तो ये तो है 2x के मान। अब मैं x के मान लिख रहा हूँ तो x के मान देखो क्या क्या आएंगे, x का मान आएगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, 9π/4 और आगे चलते रहेंगे। इसी प्रकार पीछे की साइड माइनस का π/4, माइनस का 3π/4, माइनस का 5π/4 और ये मान भी आगे अनंत तक चलते रहेंगे। अब हमें ये जो x के मान मिले इन मानों में से हमें किन मानों को रखना है, तो यहाँ पर देखो x का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 2 पाई के बराबर और 2 पाई से छोटा है। तो पहली बात तो ये कि इस अंतराल में जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये संख्याएं धनात्मक है, इसका मतलब हमें ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेना, हमें कौन सी संख्याएं लेनी है, धनात्मक संख्याएं लेनी है। अब देखो धनात्मक संख्या हमें कहाँ तक लेनी है, हमें धनात्मक संख्याएं 2 पाई के बराबर और 2 पाई से छोटी ही संख्याएं लेनी है। तो देखो 9π/4 और इसके आगे की ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं 2 पाई से बड़ी हैं, इसका मतलब इन संख्याओं को हमें x के मानों में शामिल नहीं करना। तो हमें x के मान देखो क्या क्या मिले, x के मान मिल गए ये π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, ये यहाँ पर हमें x के मान मिल गए। तो अब मैं इन x के मानों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो x बराबर हमें मान मिल गए π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। अब देखो ये तो हमें f डेश x बराबर 0 रख करके x के मान प्राप्त किए हैं। अब हमें उन x के मानों को भी देखना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो।
तो देखो कौन से बिंदुओं पर या कौन से अक्ष के मानों पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, तो एक तो 0 पर और एक 2 पाई पर। तो इन अक्ष के मानों को भी हमें शामिल करना है। तो अब मैं लिख रहा हूं क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु में लिखो अक्ष बराबर, एक तो 0 भी आ जाएगा यहाँ से 0, फिर π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4 और बाद में 2 पाई। क्रांतिक बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है, अक्ष बराबर π/4 पर फलन का हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद अक्ष बराबर 3π/4 पर फलन का मान ज्ञात करना है। उसके बाद है अक्ष बराबर 5π/4, इस पर भी हमें फलन का मान ज्ञात करना है। उसके बाद अक्ष बराबर है 7π/4, इस पर भी हमें फलन का मान ज्ञात करना है। और लास्ट में है अक्ष बराबर 2 पाई, इस पर भी हमें फलन का मान ज्ञात करना है। तो देखो अक्ष बराबर 0 पर देखो फलन का मान कितना आएगा, तो अक्ष की जगह 0 रख दो, तो ये बन गया sin 0, और sin 0 का मान होता है 0। आगे π/4 पर, तो अक्ष की जगह π/4 रखेंगे तो ये बन जाएगा sin π/2, और sin π/2 का मान होता है +1। आगे अक्ष की जगह ये रखो तो यहाँ पर आ जाएगा sin 3π/2, और sin 3π/2 का मान होता है -1। उसके बाद अक्ष बराबर 5π/4 पर फलन का मान ज्ञात करो, तो यहाँ से आएगा sin, अक्ष की जगह ये रखेंगे तो कोण में बन जाएगा 5π/2, और 5π/2 पर sin का मान होता है +1। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा sin 7π/2, और 7π/2 पर sin का मान होगा -1, और 2 पाई पर sin का मान हो जाएगा 0। अब देख लो यहाँ पर हमें फलन के जो मान मिले, देखो फलन के मान क्या क्या मिले। फलन का मान एक तो मिला है 0, एक मिला है 1, एक मिला है -1, एक मिला है 1, फिर -1, फिर 0। अब हमें वो बिंदु ज्ञात करने थे जिन पर इस फलन का मान उच्चतम हो। तो इस फलन का उच्चतम मान देखो हमें 1 ही प्राप्त हुआ है। इस फलन का यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस फलन का हमें उच्चतम मान 1 ही प्राप्त हुआ है, और ये उच्चतम मान हमें एक तो अक्ष बराबर π/4 पर मिला है, एक ये मान हमें अक्ष बराबर 5π/4 पर मिला है। इन दो बिंदुओं पर ये फलन अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन क्रांतिक बिंदु अक्ष बराबर π/4 तथा 5π/4 पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। हमें फलन दे रखा है, इस फलन का उच्चतम मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हमें x के मानों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ये जो x है ये काम कर रहा है कोण का।
तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो अक्ष मान ग्रहण करेगा ये एक संपूर्ण कोण में से कोई भी मान ग्रहण कर लेगा। संपूर्ण कोण का मतलब संवृत अंतराल 0,2 पाई। तो अक्ष के मान हमने ले लिए संवृत अंतराल 0,2 पाई। अब ये फलन जो दे रखा है sin x प्लस cos x, इसका हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने हैं क्रांतिक बिंदु, और उन क्रांतिक बिंदु पर देखना है फलन का मान। जो फलन का मान सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा इस फलन का उच्चतम मान। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f डेश x बराबर cos x माइनस sin x। अब f डेश x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात करो। तो देखो f डेश x बराबर 0 रखते हैं तो cos x माइनस sin x बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा cos x बराबर sin x। अब देखो ये जो अंतराल हमने लिया है, इस अंतराल में ऐसे x के मान देखो जिन पर sin और cos बराबर हो। तो सबसे पहले जो मान आपको याद आ रहा है वो है π/4। इस π/4 पर sin और cos दोनों बराबर होते हैं। अब ये जो मान आपको मिला है इसमें पाई जोड़ दो, तो पाई जोड़ने पर आएगा 5 π/4। इस मान पर भी साइन और कोस दोनों बराबर होंगे। फिर इसमें पाई जोड़ दो, तो पाई जोड़ने पर आ जाएगा 9 π/4। इस पर भी साइन और कोस बराबर होंगे। फिर इसमें पाई जोड़ दो, फिर पाई जोड़ने पर आएगा 13 π/4। उस पर भी साइन और कोस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो हमें यहाँ पर जो मान लेने वो धनात्मक लेने, साथ में हमें 2 पाई से बड़े मान नहीं लेने। तो ये धनात्मक तो है सभी, लेकिन ये वाला जो मान है ये मान 2 पाई से बड़ा है, तो इस मान को हमें इन अक्ष के मानों में शामिल नहीं करना। तो हमें यहाँ पर ये अक्ष के 2 ही मान मिले। अब देखो ये अक्ष के मान हमें कब मिले, जब हमने f' बराबर 0 रखा। अब हमें उन अक्ष के मानों को भी शामिल करना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। तो एक तो है 0 और एक है 2 पाई। तो क्रांतिक बिंदुओं की बात करते हैं, तो क्रांतिक बिंदुओं में अक्ष के मान होंगे 0 π/4, 5 π/4 और 2 पाई। अब इन मानों पर ये जो अक्ष के मान हमें मिले, इन मानों पर फलन का मान ज्ञात करो। तो अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान, तो साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 0 होता है और कोस 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इसको हल करने पर आएगा 1। अब ज्ञात करो अक्ष बराबर है π/4 पर फलन का मान। तो आ जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4 और इसको हल करने पर आएगा √2। अगला अक्ष का मान है अक्ष बराबर 5 π/4। तो 5 π/4 पर फलन का मान ज्ञात करो। तो f 5 π/4 बराबर साइन 5 π/4 प्लस कोस 5 π/4। अब देखो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, साइन 5 π/4 को इस प्रकार लिख लेंगे पाई प्लस π/4 प्लस कोस पाई प्लस π/4। अब देखो पाई पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, साइन साइन में कोस कोस में, तो पाई पर चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तो साइन साइन रहेगा और यहाँ पर कोस कोस रहेगा। पाई प्लस और यहाँ पर भी पाई प्लस। पाई प्लस का मतलब कौन से चतुर्थांश में आ गए, तीसरे में। तीसरे में साइन भी माइनस का होता है और कोस भी माइनस का होता है। उसके बाद कोण कितना लिखा हुआ है, कोण लिखा हुआ है π/4। तो लिख दो कोण में π/4। तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे ये,
और इसको भी हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1/√2, और इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1/√2। तो इसकी जगह भी माइनस का 1/√2 और इसकी जगह भी आएगा माइनस का 1/√2। तो हल करने पर आ जाएगा माइनस का 2/√2। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √2 गुणा √2 से हो गया 2 कैंसिल, तो आ गया माइनस का √2। अब x बराबर 2π पर देखो फलन का मान क्या आ रहा है। तो x बराबर 2π पर f 2π बराबर साइन 2π प्लस कोस 2π। तो f 2π बराबर साइन 2π का मान होता है 0 और कोस 2π का मान होगा 1। तो यहाँ पर हल करने पर हमें मिल जाएगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर हमें जो मान मिले हैं इन मानों में सबसे बड़ा मान देखो, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या मान मिले। एक तो मान मिला है ये, एक मान है ये, एक मान ये रहा और एक मान ये रहा। तो इन सभी मानों में सबसे बड़ा मान है √2। सबसे बड़ा मान क्या है, √2, और हमें सबसे बड़ा मान ही ज्ञात करना था, अर्थात हमें उच्चतम मान ज्ञात करना था इस फलन का। तो लिखो उच्चतम मान बराबर √2। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। संवृत अंतराल a,3 में 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान का मतलब उच्चतम मान ज्ञात करना है। इसी फलन का अंतराल संवृत अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। हमें फलन दे रखा है ये f(x) बराबर 2x³ माइनस 24x प्लस 107। पहले तो इस अंतराल में इस फलन का उच्चतम मान देखना है, फिर इस अंतराल में हमें इस फलन का उच्चतम मान देखना है। तो जो फलन हमें दे रखा है इस फलन का करो पहले अक्ष के सापेक्ष अवकलन। अक्ष के सापेक्ष क्यों, क्योंकि ये फलन किसके पदों में लिखा हुआ है, चर अक्ष के पदों में लिखा हुआ है। तो लिखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f' बराबर 6x² माइनस 24। अब f' बराबर 0 करके x के मान ज्ञात कर लो। तो f' बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से आएगा 6x² माइनस 24 बराबर 0। तो 6x² बराबर 24, तो यहाँ से x² बराबर आ जाएगा 4। तो x बराबर आएगा ±2। अब हम इस अंतराल के लिए प्रश्न को हल करते हैं। अंतराल हमें दे रखा है संवृत अंतराल 1,3। तो यहाँ पर अब हम क्रांतिक बिंदु लिखते हैं। देखो क्रांतिक बिंदु, देखो 1 और 3 इन पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, इसका मतलब हमें इन दोनों को शामिल करना है। साथ में ही हमें x के मान क्या मिले, x का मान एक तो हमें मिला है प्लस का 2 और एक मिला है माइनस का 2। ये हमें x के 2 मान मिले। अब देखो x का मान -2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर x के कौन से मान दे रखे हैं, धनात्मक मान दे रखे हैं। इसका मतलब x का मान हम -2 नहीं ले सकते, x का मान हम लेंगे प्लस का 2। तो लिख लो +2। तो ये मिल गए हमें क्रांतिक बिंदु। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान देखना है। तो x बराबर 1 की हम बात करते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान। तो देखो x बराबर 1 पर फलन का मान आएगा 2 माइनस 24 प्लस 107। इनको हल करने पर आएगा -22 प्लस 107। देखो 107 में से 20 कम कर दो, तो 107 में से 20 कम करने पर आएगा 87। 87 में से 2 और कम कर दो तो आ जाएगा प्लस का 85। तो x बराबर 1 पर फलन का मान हमें मिला है 85। अब x बराबर 2 पर देखो फलन का मान, x बराबर 2 पर तो f2 बराबर 2 गुणा 2 की घात 3
-24 गुणा 2 प्लस 107। यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा -2। यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर इसको ऐसा लिख लें 6 गुणा 4, तो ये तो आ गया कॉमन, बच गया क्या, फिर 6 बच गया प्लस 107। देखो 2 - 6 कितना होगा, -4, -4 गुणा हो रहा है 8 से, तो आ जाएगा -32 प्लस 107। तो 107 में से 30 कम करने पर आएगा 77। 77 में से 2 और कम कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का 75। तो x बराबर 2 पर फलन का मान आ गया ये। x बराबर 3 पर फलन का मान, तो f3 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3 -24 गुणा 3 प्लस 107। देखो 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3, तो देखो 9 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, पहले दो पदों में से 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा -8 प्लस 107। तो यहाँ पर -2 को 9 से गुणा कर लो तो -18 प्लस 107। तो 107 में से 20 कम कर दो, 20 कम करने पर आएगा 87। 87 में 2 वापस जोड़ दो तो आ जाएगा 89 प्लस का 89। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो x के मान मिले हैं, देखो क्या क्या x के मान मिले। एक तो यहाँ पर मिला है प्लस का 85, एक मान तो ये रहा, एक मान हमें मिला है प्लस का 75 और एक मान हमें मिला है प्लस का 89। इन मानों में देखो सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान है ये, इसका मतलब ये है फलन का उच्चतम मान, तो फलन का उच्चतम मान है 89। अतः दिए गए फलन का महत्तम या उच्चतम मान बराबर 89। अब देखो इस प्रश्न को हमें इस अंतराल को लेकर भी हल करना है, तो यह प्रश्न का दूसरा पार्ट है। x का मान जब संवृत अंतराल -3, -1 इस अंतराल में से हो, तो यहाँ पर आप क्रांतिक बिंदु लिखो, पहले क्रांतिक बिंदु। तो देखो इस अंतराल को देखकर हमें उन बिंदुओं को लिख सकते हैं जिन पर ये अवकलनीय नहीं हो। तो एक तो यहाँ से x का मान आएगा -3 और एक आएगा -1। अब देखो f' बराबर 0 रख करके जब हमने x के मान ज्ञात किए तो हमें 2 मान मिले, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब इन दोनों संख्याओं में से वो संख्या देख लो जो इस अंतराल में आ रही है, तो ये संख्या तो इस अंतराल में आ रही है और ये संख्या इस अंतराल में नहीं आ रही, तो जो संख्या नहीं आ रही उस संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे और जो संख्या इस अंतराल में आ रही है उस संख्या को हम शामिल करेंगे। तो x का मान हम -2 भी लेंगे, तो क्रांतिक बिंदु x बराबर -2। अब हम इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखो क्रांतिक बिंदु x बराबर -3, तो f -3 बराबर, देखो 2 गुणा -3 की घात 3 -24 गुणा -3 प्लस 107। देखो 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3, तो यहाँ से कॉमन आ गया, फिर 9 को कॉमन लेने पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा -6 और यहाँ पर बचेगा प्लस का 8 प्लस 107। -6 प्लस 8 तो यहाँ से आएगा प्लस का 2 गुना होगा 9 से, तो आ गया 18। 18 में जोड़ दो 107, तो 107 में 120 जोड़ दो, तो 120 जोड़ने पर आएगा 127। अब 2 वापस कम करो तो आ गया 125। तो x बराबर -3 पर फलन का मान हमें मिला है 125। अब अगला क्रांतिक बिंदु देखो क्या है, x बराबर -1, तो लिखो x बराबर -1। इस पर देखो फलन का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा f -1 बराबर -2 प्लस का 24
प्लस 107। तो इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 22 प्लस 107। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से आ गया 129। तो x बराबर -1 पर फलन का मान हमें मिला है प्लस का 129। अगला क्रांतिक बिंदु है x बराबर -2। तो इस क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान देखो क्या आएगा, x बराबर -2। तो f -2 बराबर 2 गुणा -2 की घात 3 -24 गुणा -2 प्लस 107। देखो 24 को लिख सकते हैं 6 गुणा 4। तो यहाँ से 2 की घात 3 मतलब 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को कॉमन लो। तो यहाँ पर तो बचेगा -2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6 प्लस 107। तो इसको हल करेंगे तो आएगा प्लस का 4 को 8 से गुणा करने पर आएगा 32 प्लस 107। तो इनको जोड़ दो तो यहाँ से आ जाएगा 139। तो x बराबर -2 पर इस फलन का हमें मान मिला है 139। अब देखो इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन के जो मान हमें मिले हैं, इन मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा, तो देखो फलन के हमें मान क्या क्या मिले हैं। एक तो फलन का मान मिला है 125, एक फलन का मान मिला है 129 और एक फलन का मान है 139। तो इन मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा उस मान को कहेंगे हम इस फलन का महत्तम मान। तो सबसे बड़ा मान ये है, तो इस फलन का महत्तम मान हो गया 139। तो लिख लो महत्तम मान बराबर 139।